साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जैसा कि अभी आपके पिछले पार्ट में मैंने आपको बता दिया है कि डीबीटी बिट-पी का रिस्पॉन्स शीट आ गया है। तो अब मैं यहाँ पे उसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। ठीक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जैसा कि मैं आपको 2 बातें यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको 2 बातें मैं हाइलाइट करना चाहूँगा। पहली बात ये है कि जिस तरीके से ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने से पहले बहुत सारे आपके मन में दुविधाएँ थी कि इसका पीवाईक्यूज़ अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है, कैसे क्वेश्चन्स आएँगे। बहुत सारे आपके ज़हन में जो भी समस्याएँ थी, ज़हन थी, तो फाइनली आज यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले हुआ है और जो मैं आपको बार-बार बोलता था कि चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, जब आप ग्रेजुएशन से आगे बढ़ते हैं तो बायोलॉजी जो है वो आपकी कहीं बदलती नहीं है। ठीक है? ओवरऑल मोर और लेस सारी चीज़ें जो होती हैं वो घूम फिर के सेम रहेंगी, तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और सेकंड चीज़ जो कि यहाँ पे हमने एक अपना प्लेलिस्ट स्टार्ट किया था आज के 4 महीने पहले, जो कि हमने डीबीटी जेआरएफ 2023 के रिगार्डिंग हमने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा फ़ोकस आपको न्यूमेरिकल बेस पे किया था और वहाँ पे अभी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन्स आपके वहाँ से मिल जाएँगे। और इवन एक क्वेश्चन जो कि आपका सीधा-सीधा क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, जो मैंने आपको बोला था कि डीबीटी जो है वो अपना पेपर बिना उसके बनाता ही नहीं है। तो ये भी आपके लिए एक आई ओपनर है। जो बच्चे अभी तक इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते थे, वो देख सकते हैं कि आपका किस तरीके से 2023 में भी वो सारी चीज़ें फ़ॉलो हो रही हैं। और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो इधर-उधर के रिपीटेड क्वेश्चन थे। तो कितने आवश्यक हैं आपको आस-पास के जो पेपर होते हैं उन क्वेश्चन्स को सॉल्व करना, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं और अब से जो है वो आप चीज़ों को बहुत ही ईमानदारी के साथ पढ़ाई करिए, ताकि आपका जो आने वाला अपकमिंग एग्ज़ाम, अगर इस एग्ज़ाम में अगर आपसे कोई भी गलती हुई है, तो आने वाले एग्ज़ाम में जो है आप उन चीज़ों का सुधार कर सकें, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे इसी के साथ कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे उठाया हुआ है, जो कि स्टॉक और वर्किंग का, मैंने बहुत सारे आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। बहुत ही आसान क्वेश्चन, जो बच्चे करके गए होंगे उनके लिए डेफिनिटली बोनस क्वेश्चन था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। हालाँकि बच्चों को डरवाने के लिए उन्होंने पूरा एक चार्ट-वार्ट बना दिया है, ताकि बच्चे डर जाएँ और इस क्वेश्चन को छोड़ के चले आएँ। बट जो भी बच्चे इस चैनल को फॉलो करते हैं, उन्होंने ये डेफिनिटली क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि इनग्रेडिएंट ऑफ ए रिएक्शन मिक्सचर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द स्टॉक सॉल्यूशन जो कि आपके दिए गए हैं। तो आपको ईच सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 100 माइक्रोलीटर रिएक्शन के लिए आपको बनाना है, तो आपको ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम किसी भी एक वैल्यू को कैलकुलेट करें, जैसे सपोज दैट आपका ट्रिस एचसीएल है, जिसका स्टॉक जो है वो आपका 500 मिलीमोल में है, वर्किंग भी आपको मिली में बनाना है। तो जब सारी कंसंट्रेशन मैंने आपको बताया था कि अगर एक में होगी, तो आपको कोई जरूरत नहीं है उसको चेंज करने का, ठीक है? तो सपोज़ दैट आपको 500 मिलीमोल का कितना आपको उठाना है कि आपका जो वर्किंग है वो 50 बन जाए, कितने में? 100 माइक्रोलीटर के लिए। तो सारी चीज़ें यहाँ पे वेल डिफाइंड है। तो एक्स करेंगे तो यानी कि 50 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 3 ज़ीरो लग जाएगा, डिवाइड कर दीजिए 500 से, तो ये ज़ीरो-ज़ीरो यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा और 5 को इससे अगर आप डिवाइड करेंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 10 माइक्रोलीटर आ जाएगा। तो अब जब ये 10 माइक्रोलीटर जो आया है, ये आपका ट्रिस एचसीएल का है। तो सबसे पहले तो आप ऑप्शन ट्रेस करिए। यहाँ पे उन्होंने होशियारी की है, 2 ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है। रिमेनिंग ऑप्शन जो है वो आपके कैंसल आउट हो जाएँगे। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ईडीटीए, चूँकि अभी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, तो अब हम ईडीटीए का देख लेते हैं। बहुत ही आसान है और इन्होंने बहुत सस्ता कैलकुलेशन दिया है, आपको चेंज भी नहीं कराया है, ताकि आप आसानी के साथ वहाँ पे कैलकुलेट कर सकें। तो 500 का कितना उठाया जाए कि 5 बन जाए 100 में, तो इसको जब आप करेंगे तो ये आपका 500 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दीजिएगा 500 से, तो ये आपका 1 माइक्रोलीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 माइक्रोलीटर, यानी कि अब ज़्यादा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर ये क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व हो गया है। तो यानी कि ये जो क्वेश्चन था, मेरा बताया हुआ क्वेश्चन था, जैसा कि आपको सिखाया गया, समझाया गया 3-4 महीने से, ठीक है? और मैं ये भी कहूँगा कि जो बच्चे डीबीटी जेआरएफ को टारगेट कर रहे हैं, वो इस पेपर को ज़रूर सॉल्व करके डीबीटी जेआरएफ में जाएँगे और इस चैनल को सीरियसली लेके अब पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्रेडिक्शन था, वहाँ से ही क्वेश्चन जो है वो आपका डिराइव हुआ है। ठीक है? तो यहाँ पर आपको कोई समस्या नहीं आएगी, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे मैं कहूँगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, आपसे जो कि पूछा गया कि व्हाट इज़ द एप्रोक्सिमेट साइज़ ऑफ द ह्यूमन जीनोम, का क्या साइज़ है? तो जैसा कि अभी रिसेंट में ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि अगर आपको बेस पेयर, नंबर ऑफ बेस पेयर कैलकुलेट करने हो, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा, तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी ये लर्निंग चीज़ें होती हैं कि आपका जो ह्यूमन जीनोम में कितना होता है, 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर जो होता है, ये आपका हैप्लॉइड का होता है। तो यानी कि जो होगा, ये आपका 3 बिलियन बेस पेयर हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? ओवरऑल यहीं तक वैल्यू आएगी।
फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डीएनए के बारे में पूछा गया है कि ए बी जेड डीएनए, जो मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ कि जेड डीएनए जो होता है वो आपका लेफ्ट हैंडेड होता है, बाकी आपका राइट हैंडेड होता है। और यहीं पर आगे के लिए एक चीज और याद रखिएगा कि इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, डाई न्यूक्लियोटाइड होती है। सबकी यूनिट जो होती है वो न्यूक्लियोटाइड होती है, लेकिन जेड जो होता है वो आपका डाई न्यूक्लियोटाइड होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो राइट, राइट एंड लेफ्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो एब्जॉर्बेंस देता है 260 पे, और यहाँ पे ये भी सीखते चलिए कि प्रोटीन जो होते हैं वो आपके 280 नैनोमीटर पे एब्जॉर्प्शन देते हैं। तो ये किस वजह से देते हैं, तो चूंकि जो आपके प्रोटीन देते हैं उसका रीजन जो होता है एरोमेटिक अमाइनो एसिड होता है, याद रखिएगा। और न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो बेस की वजह से देते हैं, और चूंकि आपको पता होगा कि जब न्यूक्लिक एसिड यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं तो क्या बनता है, थाइमीन का डाइमर बनता है बच्चों। याद आया, थाइमीन का डाइमर बनता है। तो थाइमीन क्या है, ये आपका बेस है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया था, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 35, जो कि अगर आप इस लक्ष्य जेआरएफ चैनल को देख रहे हैं तो इसमें मैंने जब आपको डीबीटी 2020 का क्वेश्चन है यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे इन्होंने पेस्ट किया है, मैं लिख देता हूँ, जो बच्चे नए ज्वाइन करे हैं जाके इसको देख लीजिएगा। डीबीटी 2020 का रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, और कल मैंने फिर इसको एक बार एक्सप्लेन किया है, और इसके पहले भी मैंने आपको एक बार एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे जो एजेंट ऑरेंज होता है, जो कि मैंने आपको बताया था, ये आपका एक हर्बिसाइड होता है जो कि ऑक्सिन का डेरिवेटिव होता है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डाईऑक्सिन कहते हैं। डाईऑक्सिन क्यों कहते हैं, 2,4-D और 2,4,5-T ऐसे करके कुछ इसका फॉर्मूला होता है। इन दोनों के मिक्सचर को एजेंट ऑरेंज कहते हैं, जो कि यूज किया गया था। और इसके अलावा जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज रिगार्डिंग यहाँ से जाती है, जो कि आपको ऑक्सिन 2,4-D 2,4,5-T नेक्स्ट टाइम आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो इस पर्टिकुलर चीज को आप याद रखेंगे तो देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस पढ़ाए हुए थे। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, ये आपका डीबीटी 2020 का रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे पूछा गया है कि ड्यूरिंग इवोल्यूशन माइटोकॉन्ड्रिया जो ओरिजिनेट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं उसमें आपको पता है कि 70s का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, सर्कुलर डीएनए होता है। ये सारी प्रॉपर्टी जो होती है वो किससे मिलती है, बैक्टीरिया से मिलती है। और ये एक हाइपोथेसिस है या एक थ्योरी है, जहां पे एंडोसिम्बियोटिक बैक्टीरिया जो थे उन्होंने इनगल्फ कर लिया था, जिससे ये सारी चीजें कह सकते हैं कि पूरी एक डिटेल मैकेनिज्म है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन जो मानी जाती है वो आपके एंडोसिम्बायोटिक बैक्टीरिया से मानी जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आपका करने वाला था। बाकी इम्यूनोलॉजी में आपको ग्राफ्ट मैंने आपको पढ़ा के रखा था, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ए टिश्यू बिटवीन आइडेंटिकल ट्विन्स। तो आइडेंटिकल ट्विन्स के बीच में जब आप कर रहे हैं तो यानी कि सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना है, तो आइसोग्राफ्ट होता है। ठीक है, इस तरीके से आपके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं कहूंगा। अगर दूसरी स्पीसीज में करते हैं तो उसको जीनोग्राफ्ट कहते हैं। एलोग्राफ्ट जो होता है वो दूसरे ही मतलब जेंडर में कह सकते हैं, या कह सकते हैं दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स में अगर किया जाएगा तो उसको एलोग्राफ्ट कहते हैं। तो ये बहुत ही नॉमेनक्लेचर सिंपल सा था, और ये मैंने आपको बताया था। ग्राफ्ट रिजेक्शन वगैरह क्यों होता है, उसके लिए कौन सी ड्रग देते हैं, ये सारी चीजें तुरंत जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं उनके जहन में आ जाना चाहिए। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझाया गया था। और क्राइस्पर जो कि मैंने आपको बोल रखा है कि डीबीटी के एग्जाम में इसको पढ़ के जाइएगा, उसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, ये इसका पूरा नाम है। बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं कहूंगा, थोड़ा सा करंट चीजों से भी आप अवेयर है, जरूरी नहीं है कि आप बहुत हाई फाई चीजें पढ़ रहे हैं और क्राइस्पर का फुल फॉर्म ही नहीं पता है। तो ये सारी चीजें याद रखना था। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है, मैं ऐसा मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन पे आप चैलेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ये कंफ्यूज है, और मैंने यहाँ पे अभी तो मैंने डिटेल में मैंने देख लिया है, और बाकी मैंने यहाँ पे अभी इसका एक्सप्लेनेशन भी लगा दिया है। हैबिडोमा टेक्नोलॉजी, जो मैं आपको बार बार बोल रहा था कि यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ द हाइब्रिडोमा सेल्स अमाइनोप्टेरिन किस लिए यूज किया जाता है। तो जब मैंने इसको आपको सॉल्व कराया था तो मैंने आपको एक यहाँ पे एक डीएनए वर्ड रटाया था, हालांकि इसकी डिटेल मैकेनिज्म बताया था। डीएनए वर्ड मैंने इसलिए रटाया था कि ये जो होता है, ए से आपका अमाइनोप्टेरिन होता है, ठीक है, ये वर्ड मैंने आपको रटाया था। और डी से जो होता है ये आपका क्या होता है, डिनोवो पाथवे होता है। ठीक है, तो यानी कि आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो आपका अमाइनोप्टेरिन होता है वो आपका डिनोवो पाथवे का इनहिबिटर होता है। और ये दो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं। ये क्वेश्चन जो है ये आपका आईसीएमआर
2022 का क्वेश्चन है जो कि अभी-अभी ताज़ा-ताज़ा पेपर हुआ है। वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रोल ऑफ अमाइनोप्टेरिन इन हैट मीडियम फॉर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन क्या होता है? तो ये साफ-साफ यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया था साल्वेज पाथवे, बट चूँकि ये साल्वेज पाथवे का इन्हिबिटर नहीं होता है, ये आपका de novo पाथवे का इन्हिबिटर होता है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखवा रखी थी, de novo को डीएनए से देख लीजिएगा और ए से क्या हो जाएगा आपका अमाइनोप्टेरिन हो जाएगा। तो de novo पाथवे का ब्लॉकर होता है और उसी तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये खुद डीबीटी ने 2020 में पूछा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ अमाइनोप्टेरिन इन द हैबिडोमा टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो थे वो थोड़ा सा उन्होंने कॉम्प्लिकेट करके दिया था। तो चूंकि ये जो होते हैं जो आपके अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स हैं वो कहीं ग्रोथ ना कर जाए, इसलिए हम उसमें क्या डालते हैं, अमाइनोप्टेरिन डालते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे उन्होंने जो सीधा सीधा दे दिया है कि ब्लॉक द साल्वेज पाथवे और करेक्ट ऑप्शन, तो ये जो है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये गलत आंसर है। ठीक है, और बी सेल्स का जैसे रिमेनिंग ऑप्शन जो है प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द बी सेल्स, तो ये नहीं होता है। ब्लॉक द सिंथेसिस ऑफ आईजी बाई बी सेल्स, तो ऐसा कोई प्रक्रिया ही नहीं होती है कि पर्टिकुलर हम बी सेल्स को ब्लॉक करते हैं। तो बेसिकली जो यहाँ पे आपकी कहानी बनती है वो आपकी माइलोमा सेल्स से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि डीबीटी ने खुद अमाइनोप्टेरिन के रोल को बताया है कि टू किल अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स, यानी कि जो माइलोमा सेल्स के जो ग्रोथ है उनको रोकने के लिए किया जाता है। तो यानी कि इस क्वेश्चन जो है ये आपका कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। यहाँ पे ये ऑप्शन डीबीटी बिटपी ने गलत दिया है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आपने टिक किया है तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हैं, जो कि साल्वेज पाथवे का इनहिबिटर नहीं होता है। और चूंकि साल्वेज पाथवे के लिए हम क्या करते हैं, एचजीपीआरटी निगेटिव माइलोमा सेल्स लेते हैं, यही तो कहानी होती थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें होगी जो आप बाकी हमारे लेक्चर को देख लीजिएगा, आसानी के साथ आपको मिल जाएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू लेबल फ्री मेजरमेंट ऑफ प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। तो हालांकि यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे डराइव किया है, और बस एक चीज उन्होंने बढ़िया किया है कि उन्होंने कहा है कि लेबल फ्री, मतलब किसी भी चीज से आपको लेबल नहीं करना है। तो जैसा कि आप फ्रेट करते हैं, हालांकि ये फ्रेट जो होता है फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर, ये आपका प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए तो होता है, बट चूंकि यहाँ पे आप फ्लोरेसेंस से टैग करते हैं, समझ रहे हैं, तो यही कहानी यहाँ पे पूछी गई थी कि आपको टैग नहीं करना है, लेबल फ्री करना है। तो ये दो ऑप्शन में तो आपको फ्लोरेसेंस का नाम दिख रहा है, तो आपको इन दोनों को तो लगाना ही नहीं है। यहाँ पे रेडियो इम्यूनोस यानी कि रेडियो एक्टिविटी से टैग करते हैं, इसको भी नहीं करना है। और फॉस्टर रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर में भी हम क्या करते हैं, फ्लोरेसेंस से टैग करते हैं, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो जो आपका रिमेनिंग ऑप्शन था, मतलब अगर आप इस वर्ड को समझते हैं, अगर आप आइसोथर्मल टाइट्रेशन कैलोरीमेट्री को भी नहीं जानते हैं, तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आएगा वो आपका आइसोथर्मल टाइट्रेशन कैलोरीमेट्री होगा। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी एक क्वेश्चन और जो है जो कि आपका बेसिक क्वेश्चन है, आईपीआर से क्या मतलब होता है, तो इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं, राइट। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन थे जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। बाकी ये सारी चीजें अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और समझ कर जाइएगा कि यहाँ पे जो आपको चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो डिट्टो एग्जाम में आपके आने वाली है। कोई भी चीज यहाँ पे फर्जी नहीं चल रही है, जो कि आपके सामने है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अगर आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रिमेनिंग क्वेश्चंस पर भी मैं कार्य कर रहा हूँ, जिसके रिमेनिंग करके आपको धीरे धीरे करके आपको सारे क्वेश्चंस के अपडेट्स आपको दे दिए जाएंगे, जो भी यहाँ पे पॉसिबल होगा। ठीक है, तो आशा है कि ये सारी चीजें आपको अच्छी लगी होगी। इस चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी यहाँ पे आप देख लीजिएगा रिमेनिंग प्लेलिस्ट को जाके, डीबीटी जेआरएफ की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको देखना स्टार्ट कर दीजिए। तो आधे से ज्यादा क्वेश्चंस तो आपको उसी को देखकर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक